प्रोफेसर साहब के जो कोर इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, ये तो पत्रकार रहे हैं, एकेडमिशियन रहे हैं, तो लिखना पढ़ना इनका काम है। अब देश में चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव भी फॉलो कर रहे हैं, चुनाव के बारे में आपकी कोई ओपिनियन भी होगी, वो भी हम इनसे पूछेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो आप जितना ये जाति आरक्षण मुसलमान सब देख रहे हैं ना, इस पर वो आजकल खूब खुलकर टिप्पणियां कर रहे हैं, खूब खुलकर बात कर रहे हैं। क्या बातें हैं वो भी आपके सामने हो जाएंगी। सर देखिए, इस वक्त लोगों को इंटरेस्ट तो एक ही चीज में, कोई ये बता दे हमको कि चुनाव में हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो कुछ तो आपका भी होगा, पत्रकार भी रहे आप। देखिए ऐसा है कि जो मेरे पड़ोसी हैं जैन साहब और बगल में रहते हैं घोष साहब, इन लोगों ने भी मुझे बताया कि उन्होंने किसको वोट डाला है। तो प्रेडिक्ट करना तो देखिए ऑलमोस्ट दिस इज इम्पॉसिबिलिटी, राइट। तो प्रेडिक्ट मैं नहीं करता हूँ कभी भी। मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप ये जानना चाहे तो मैं बता सकता हूँ क्या चाहता हूँ। क्या ये इलेक्शन इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट है? हर इलेक्शन इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट है, वरना मतलब समझिए कि 2004 में वाजपेयी जी का जाना किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, जनरली एक भी पोस्टर ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो इवन 2004 जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोग फेल हुए थे। तो देखिए अब ये तो तोता निकाल देता है ना कि जीतेगा या हारेगा, तो उसमें से एक तो कुछ होना ही होना है, तो उस टाइप का है। बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। मतलब एक कंस्टिट्यूएंसी में ये फैक्टर कितना बड़ा है? ये जो चेहरा दिख रहा है आपको सफेद दाढ़ी वाला, नहीं ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर तो होना ही है ना, क्योंकि मतलब प्रधानमंत्री हैं तो ऑब्वियसली उनके आसपास ही चुनाव होना है। क्योंकि लोग वोट किसी के लिए भी डालते हैं, किसी के खिलाफ भी डालते हैं। तो किसी आप मानते हैं कि एक रेफरेंडम टाइप है मोदी जी पर, मोदी लाओ या मोदी हटाओ, इसी पर चुनाव है? इसी पर हर चुनाव होता है। मतलब हर चुनाव जो मौजूदा सरकार है उसको बनाए रखने या उसको हटाने के लिए होता है। सौरभ, दिलीप भाई को तोता तो नहीं करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं बच नहीं सकते तोता तो निकलेगा। अभी भी आए हैं, बैठे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे बातों से, वो कार्ड निकालेंगे। अभी इन्होंने शपथ सुनी है, अभी ये शपथ ग्रहण करेंगे अंदर। तो जब वो जो शर्त है ना हमारी, तो वो उसके बाद चलिए सब ये सवाल फिर मैं प्रोग्राम के एंड में दोबारा पूछ रहा हूं। ठीक है सर, इस चुनाव में हम जो देख रहे हैं वो ये है, दो ही नैरेटिव चल रहे हैं। अब मुद्दे किसी ने कितने भी उछाले हो, कोर इशू एक तरफ का नैरेटिव ये, मोदी आया तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा। राहुल गांधी यही कहते हैं, इसीलिए इनको 400 सीट चाहिए। मोदी जी ने कहा कि ये लोग आएंगे तो ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और ये आपका SC ST OBC का जो आरक्षण है वो आरक्षण ये मुसलमानों को दे देंगे। यही दो नैरेटिव चल रहे हैं, सिंपल। आप एग्री करते हैं? हाँ, ये एक्चुअली इस चुनाव का सरप्राइज है, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लगा था कि चुनाव ऐसे होगा कि इस सरकार का रेफरेंडम होगा, इसको रहना है नहीं रहना है। डेवलपमेंट और अपने किए हुए काम पर नरेंद्र मोदी अपना वोट मांगना शुरू कर रहे थे, और अपना एक घोषणा पत्र लेकर चली आई थी कांग्रेस, जिसमें कि न्याय और वगैरह वगैरह की बातें वो कर रहे थे। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस चुनाव को यहाँ पर जो लेके आई वो कांग्रेस लेकर आई, और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। कांग्रेस ने जैसे ही कहा कि हम न्याय करेंगे और हम कास्ट सेंसस करेंगे और एक्सरे करेंगे, जो भाषणों में कम से कम 10 बार बोल चुके, ये नहीं कर सकते, नहीं कर, ऐसा कहा है। फिर उनके नेता कहने लगे रिडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स उनके गुरु कहने लगे, जिससे वो बाद में पीछे हटे, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये एक्चुअली जब कहा तब नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि ये लेकर किसको दे देंगे ये बताओ, राइट। तो ये जब उन्होंने कहा कि लेके किसको दे देंगे, तो इसमें उन्होंने मनमोहन सिंह का एक वक्तव्य वो निकाल के दे दिया, और वो इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद इलेक्शन वहां चला गया जहां आप बता रहे हैं कि किसको दे देंगे, तो ये इनको दे देंगे। क्योंकि वो मनमोहन सिंह का जो बयान था कि फर्स्ट क्लेम ऑन नेशनल रिसोर्सेज वाला जो बयान था, उस बयान के अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन वहीं से इलेक्शन आप कह रहे हैं कि ये इस पर मतलब मुसलमान पर या जात पर और आरक्षण पर इसको लेकर के कांग्रेस इनिशिएटेड दिस डिबेट बाय इन्वोकिंग द आइडिया ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो होगा ना कि किसी से लोगे तो किसको दोगे, इसका फिर आपकी फिलॉसफी। वहां पर मैंने एक इंटरवेंशन किया, मैंने ये कहा कि कांग्रेस लेकर किसको दे देती है, इसका कांग्रेस के पास एक मॉडल है, और कांग्रेस का मॉडल है कि वो लेकर मुख्य रूप से माइनॉरिटी को दे देगी। ये इनकी फिलॉसफी है, खास करके UPA 1 और UPA 2 में। ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है, और इसके कम से कम मेरे पास 10 एविडेंसेस हैं, जिसको मैंने कहा और प्रधानमंत्री जी और सारे लोगों ने उसको कहा। इसका आज तक कांग्रेस ने इनमें से किसी एक चीज का भी खंडन नहीं किया है। जैसे मैंने कहा कि आपने तो प्राइम मिनिस्टर का एलिगेशन या जो वो खतरा बता रहे हैं वो रियल है? वो खतरा इतना ज्यादा रियल है कि जब इसके कोई आरोप लगता है तो कांग्रेस उसकी कोई सफाई भी नहीं देती है। जैसे कांग्रेस का 2009 का घोषणा पत्र, अगर कांग्रेस के 2009 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है
जिसका वो कैसे खंडन करें, कर भी नहीं सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमने 3 राज्यों में, जैसे मैं पढ़ रहा हूं एग्जैक्टली, अब ये 2009 का घोषणा पत्र है कांग्रेस का। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायनियर्ड रिजर्वेशंस फॉर माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। वी आर कमिटेड टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी एट द नेशनल लेवल। अब कांग्रेस अपने इतिहास को कैसे मतलब कहाँ पहुंच के फेंक दे, मतलब इसको कहाँ किस ताले के अंदर बंद कर दे कि नजर ना आए। इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनके अपने सारे लोगों के लाइब्रेरी में मौजूद हैं, सारे रिसर्चर्स के पास ये घोषणा पत्र है। तो आपने जब कहा कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हमने माइनॉरिटी रिजर्वेशन दिया है और हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, अभी कांग्रेस अपने इस अतीत से कैसे छुटकारा